बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम मेडिसिन के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे पास एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रीनल फेलियर होता क्या है। जब आपकी किडनी जो है वो आपका नॉर्मल फंक्शनिंग जो है उससे डिटेरियोरेट हो जाती है और उसके बाद वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है स्टॉप कर देती है, तो वो उसको हम लोग कहते हैं कि रीनल फेलियर हो गया, यानी कि रीनल शट डाउन हो गया। ठीक है, फिर उसके लिए हम जो भी उसकी रीज़न्स होती हैं उनको जो है वो क्या कहते हैं, उनका हल तलाश करते हैं, उनके सोल्यूशन तलाश करते हैं। और अगर वो फिर भी किडनी जो है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म करने की तरफ नहीं आती तो फिर हम लोग जो है वो डायलिसिस पे जाते हैं। और डायलिसिस भी जब अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेता है और उसके बावजूद जो है वो हमारे पास ठीक नहीं हो पाता तो फिर हम लोग जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो रीनल फेलियर जो होता है उसको हम दो कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास एक्यूट रीनल फेलियर होता है, दूसरा हमारे पास क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है। अब एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है कि जो सडनली हो जाए। ठीक है, एक्यूट और क्रॉनिक में क्या फ़र्क होता है कि एक्यूट वो चीज़ होती है जो अचानक से डेवलप हो जाए और क्रॉनिक वो होती है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हमारे पास डेवलप हो, जिसके अंदर हम लोग मंथ्स का जो है ड्यूरेशन काउंट करते हैं, जबकि एक्यूट के अंदर हम डेज़ टू वीक्स के अंदर जो है वो अपने ड्यूरेशन को जो है वो काउंट करते हैं। ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर जो है अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ सडन डिटीरियरेशन ऑफ द नॉर्मल रीनल फंक्शन विच कैन अफेक्ट द बॉडी। ठीक है, हम लोग इसकी डेफिनेशन जो है उसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि हमारे पास एक्यूट रीनल फेलियर के कॉजेज़ या इटियोलॉजी जो है उसके अंदर क्या वजूहात होती हैं जिसकी बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर हो गया। तो हमारे पास तीन वजूहात हैं जिनकी बेसिस के ऊपर एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक आ जाती है प्री रीनल कॉज, फिर रीनल कॉज एंड पोस्ट रीनल कॉज। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्केच में बनाऊँ, ओवरव्यू लें कि ये हमारे पास दो किडनीज होती हैं, यहाँ से हमारे पास यूरेटर जो है वो आ रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ब्लैडर होता है और फिर आपके पास यूरेथ्रा आ जाता है। ठीक है, अब आपको जो प्री रीनल कॉज का मतलब है ना कि यानी कि ये किडनी है, किडनी से पहले अगर हमारे पास कोई रीज़न बन जाती है जिसकी वजह से हमारे पास रीनल फेलियर होता है तो वो हमारे पास प्री रीनल कॉज में आता है। जैसे ही वो हमारे पास किडनीज़ के अंदर एंटर हो जाती है ना, ठीक है, किडनी के अंदर कोई हमारे पास मेल फंक्शनिंग होगी है तो उस वजह से जो हमारे पास कॉज बनेगी उसको हम कहेंगे रीनल कॉज। ठीक है, और किडनी से बाहर यानी कि ये जो आपका हिस्सा है इस एरिया में कहीं पे भी हमारे पास कोई ना कोई मसला हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे पोस्ट रीनल। तो आपको ये बात समझ आई है, किडनी से आउटसाइड अगर कोई मसला हो गया है कि आपके हार्ट के अंदर कोई मसला हो गया है, हार्ट फेलियर हो गया है या आपको हार्ट अटैक हुआ है और उस वजह से आपकी जो परफ्यूजन है किडनी की वो अफेक्ट हुई है कि आपका जो हार्ट है वो नॉर्मल पंपिंग ऑफ ब्लड नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली बात है जब हार्ट नॉर्मल पंपिंग करेगा ही नहीं तो जो आपके ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो आपकी किडनी जो है कोई वाइटल ऑर्गन है, तो जब इसकी ब्लड सप्लाई जो है कम होगी, हाइपोवॉलीमिया कॉज होगा, तो उस वजह से अगर इसके अंदर कोई फेलियर होता है तो उसको हम लोग प्री रीनल कॉज के अंदर जो है वो डालते हैं। ठीक है, रीनल कॉज क्या होती है कि आपके अगर किडनी के अंदर कोई मेल फंक्शनिंग हुई है उसकी वजह से जो है हमारे पास कोई नेफ्रॉन के अंदर कोई मसले हो गए हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वायरस है जिसने अभी किडनी के ऊपर अटैक कर दिया है, तो उस वजह से हमारे पास अगर कोई मसला कि किडनी फेलियर आएगा तो वो हमारे पास रीनल कॉजेज़ की वजह से आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास पोस्ट रीनल आ जाता है यानी कि किडनी से आउटसाइड। तो किडनी से आउटसाइड हमारे पास यूरेटर भी आ जाता है, ब्लैडर भी आ जाता है, यूरिथ्रा भी आ जाता है। तो इसमें कहीं पे भी अगर कोई मसला आ रहा है जिसकी वजह से हमारे पास किडनी अपनी फंक्शनिंग जो है उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही तो वो हमारे पास पोस्ट रीनल कॉजेज़ में आ जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं अब कि ये प्री रीनल, पोस्ट रीनल और रीनल कॉजेज़ जो हैं उनकी आगे से एक्सप्लेनेशन जो है वो किस तरह से है। ठीक है, तो जो हमारे पास 70% कॉज होती है ना वो हमारे पास होती है प्री रीनल
कॉज, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाती है रीनल कॉज, और फिर हमारे पास आ जाती है पोस्ट रीनल कॉज। अच्छा जी, हम अब प्री रीनल की बात करते हैं। सबसे पहली मैंने आपको बताई है हाइपोवॉलीमिया। हाइपोवॉलीमिया का क्या मतलब है कि आपका जो कार्डियक आउटपुट है ना वो डिक्रीज़ हो गया, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होने की क्या वजूहात हो सकती हैं। आपको हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है, कोई वेंट्रिकल जो है वो वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहे ब्लड को, तो उस वजह से हमारे पास जो है वो हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन जो है वो हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर फिर क्या होता है कि आपका जब ब्लड सप्लाई वहाँ पे नहीं सही, तो हम लोग क्या कहेंगे कि परफ्यूजन जो है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है वहाँ पे, ठीक है। और परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से आपका जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो रेट होता है वो भी आपका डिक्रीज़ हो जाता है। उस वजह से जो हमारे पास मसला होता है एक रीनल फेलियर का, उसको हम प्री रीनल कॉजेज़ के अंदर जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर सबसे पहले हाइपोवॉलीमिया की बात कर ली, जिसके अंदर हमने कह दिया कि डिक्रीज्ड हार्ट आउटपुट, ठीक है। दूसरी हमने क्या रीज़न बता दी कि हमारे पास परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या कहते हैं GFR का जो रेट है वो हमारे पास डिमिनिश्ड हो जाता है, ठीक है, मिनिमम हो जाता है। उस वजह से जो हमारे पास रीज़न बनती है वो हमारे पास प्री रीनल कॉज के अंदर आती है। अब हम बात कर लेते हैं रीनल कॉज की। अब रीनल कॉज में हमारे पास वेस्कुलाइटिस हो सकता है। वेस्कुलाइटिस क्या होता है? हमारे पास किडनी के अंदर क्या है, नेफ्रॉन्स हैं सारे। नेफ्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर कौन सी ब्लड सप्लाई है, कैपिलरीज के थ्रू आती है ना, आर्टेरियोल्स होती हैं, रीनल आर्टेरियोल्स होती हैं। अगर हमारे पास रीनल आर्टेरियोल्स की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाए इन्फेक्शन की वजह से किसी भी, तो वो हमारे पास डिजीज़ कॉज करती है, जिसको हम लोग कहते हैं वेस्कुलाइटिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास वेस्कुलाइटिस जो है वो रीनल आर्टेरियोल्स की इन्फेक्शन की वजह से होती है, ठीक है। वेस्कुलाइटिस हो गया। उसके अलावा हमारे पास प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव की क्यों बात की है मैंने, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। मैंने प्रोग्रेसिव की क्यों बात की है, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो कब डिवेलप होता है, इन डेज टू वीक्स, ठीक है जी। वीक्स रेयरली होता है, ज़्यादातर तो एक्यूट कंडीशंस ऐसी होती हैं कि विद इन 24 आवर्स जो है वो हमारे पास शो होना स्टार्ट हो जाते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो प्रोग्रेसिव का मतलब यही है कि अगर हमारे पास वो 2 या 3 दिन जो है वो ले रहा है रीनल फेलियर को डेवलप करने में, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके पास ग्लोमेरुलस जो है उसकी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरी किडनी को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है उस बेसिस पे, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास एक्यूट टेब्यूलर नेक्रोसिस भी हो सकता है। नेक्रोसिस क्या होता है, सेल डेथ। तो हमारे पास अचानक से जो टेब्यूलर सेल्स हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाए, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाए, तो वो हमारे पास जो है वो रीनल कॉज बनता है एक्यूट रीनल फेलियर का। अब एक्यूट टेब्यूलर नेक्रोसिस जो है वो क्यों होता है, इसकी 2 रीज़न हो सकती हैं। या तो हमारे पास कोई टॉक्सिन आ गया है ऐसा जिसने वहाँ पे एकदम से सेल्स जो है उनकी डेथ कॉज कर दी है, ठीक है। या फिर हमारे पास जो इसकी दूसरी रीज़न हो जाती है वो होती है इस्कीमिया, ठीक है। हमारे पास 2 ही कंडीशन होती हैं, एक हमारे पास इस्कीमिया होती है और एक हमारे पास हाइपोक्सिया होती है, ठीक है। दोनों जो है वो अल्टीमेटली लीड करती हैं हमारे पास नेक्रोसिस पे, अगर वो टाइमली जो है हमारे पास ट्रीट ना हो, ठीक है। इस्कीमिया और अब हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन,
इस्कीमिया, लेस ब्लड सप्लाई, एक एरिया है उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं हो रही, ठीक है। अब वो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो वहाँ पे ऐसे ऐसे क्या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो गया, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब है वहाँ पे नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो गया। हाइपोक्सिया मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस तरह जाती है, ब्लड के थ्रू जाती है ना, तो इसका मतलब है वहाँ पे परफ्यूजन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, तो इस वजह से वहाँ पे जो है वो हमारे पास इस्कीमिया और हाइपोक्सिया की कंडीशंस हो सकती हैं। तो एक्यूट टेबुलर नेक्रोसिस जो है उसकी क्या रीजन होती है, या तो टॉक्सिन्स होंगी या फिर इस्कीमिया होगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो चौथी हमारे पास रीज़न है वो है एक्यूट इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस, ठीक है। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, सॉरी मेरे मुंह से पहले जो है वो इंटेस्टाइनल निकल गया था, इंटरस्टिशियल है, ठीक है। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है। जो इंटरस्टिशियम है उसकी जो है वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाए नेफ्रॉन के अंदर, तो वो हमारे पास जो है वो रीनल कॉजेज़ के अंदर आ जाती है, ठीक है। पोस्ट रीनल कॉज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कहीं पे भी ना कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, किसी भी चीज़ की हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन, किसी किडनी स्टोन की हो सकती है, लेकिन किडनी स्टोन की अगर हो जाएगी तो वो हमारे पास क्रॉनिक उसमें चला जाएगा, क्योंकि वो किडनी स्टोन वहाँ पे पहले छोटा होगा फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा, लेकिन वो छोटे होते ही हमारे पास बहुत ज़्यादा पेन और इस तरह के साइन सिम्टम्स कॉज करेगा कि हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई किडनी पेन के साथ जो वो 6 महीने तक उसे बर्दाश्त कर रहा है, उसके बाद डॉक्टर के पास जा रहा है, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा भी किडनी का कोई पेन होता है तो हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं, क्योंकि किडनी का पेन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और बेरेबल नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होती है यहाँ पे क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटीन्स की, प्रोटीन जो है ना उसके क्रिस्टल्स बन जाएं और वो क्रिस्टल जो हैं वो आपके पोस्ट रीनल यानी कि आपके यूरेटर, उसके बाद आपका ब्लैडर जो है उनमें कहीं पे किसी भी पॉइंट के अंदर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर दें, तो उस वजह से हमारे पास जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है, हम ये कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एट एनी पॉइंट। तो वो हमारे पास आ जाता है पोस्ट रीनल कॉज के अंदर, ठीक है। ये हम लोगों ने सारी कॉजेज़ पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके साइन, वो पढ़ लेते हैं कॉज, इन कॉजेज़ जो कॉमन कॉजेज़ हैं ना, इनकी हम लोग आगे से अब फर्दर देख लेते हैं डिटेल कि ये आगे से हम लोगों के डायग्नोज हम लोग इनको किस तरह कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इसके प्रोग्नोसिस के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देख लिया, अब हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स को देख लेते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, जो कि जब आपके पास एक पेशेंट जो है वो क्लिनिक में अपीयर होता है तो आप उसकी हालत से जो है वो आइडिया लगाएं कि अच्छा भाई क्या क्या वजह हो सकती है, और बाद में आप इसकी रिपोर्ट्स वगैरह कराते हैं, फिर उसके बेसिस के ऊपर आप अपना डायग्नोसिस जो है वो प्लान देखते हैं, करते हैं, और उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट जो है वो प्लान करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें अगर इसके कॉज की, तो हमारे पास जो मेन कॉज होता है ना वो ऑब्वियस होता है, ठीक है, कि वो प्री रीनल है या पोस्ट रीनल है या रीनल है, ठीक है। कोई जो भी कॉज होता है ना वो हमारे पास ऑब्वियस होता है कि अच्छा यार ये इस कैटेगरी का जो कॉज है उसका पेशेंट है, ठीक है। तो हम लोगों का सबसे पहले अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो उसके अंदर सबसे पहली क्या चीज़ आती है, कॉज इज ऑब्वियस, क्योंकि अगर पेशेंट जो है वो किसी हार्ट अंजाइना या हार्ट अटैक की वजह से आता है और उसकी वजह से उसकी किडनी जो है वो डैमेज होते हैं,
तो हम लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ये प्री रीनल कॉज जो है वो उसकी वजह से, अगर पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन या सेप्सिस की बेसिस के ऊपर आता है कि उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन चल रही है, तो उसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो हमारे पास रीनल कॉज की वजह से आया है, या फिर वो कुछ इस तरह की ड्रग्स ले रहा है जो कि किडनी के लिए हार्मफुल होती हैं, और वो ड्रग रिएक्शन कोई इस तरह का हो जाए जिसकी वजह से किडनी जो है वो आपकी फेलियर की तरफ चली जाए, तो वो हम लोग रीनल कॉज की तरफ आ जाते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट रीनल कॉज में स्टोन होते हैं, किडनी स्टोन होते हैं, वो आप लोग अल्ट्रासाउंड या एमआरआई कह रही हूँ, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं आप, तो उसके अंदर हमारे पास एक्सरे वगैरह कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो सामने ऑब्वियस होता है, तो उससे हमें ईजिली पता चल जाता है। उसके अलावा हम लोग अगर टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसके अंदर भी कर लेते हैं, वो हम लोग अभी देखते हैं जब हम लोग डायग्नोसिस के अंदर जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हाइपोटेंशन और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, हाइपोटेंशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास जो तीसरी कॉज है वो हमारे पास आ जाती है इनएडिक्वेट पेरिफेरल परफ्यूजन। क्योंकि अगर वो कोई ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉपरली ब्लड सप्लाई वहाँ पे नहीं हो रही, तो वहाँ पे या और वो ब्लड सप्लाई क्यों नहीं हो रही, कोई भी कॉज हो सकता है, वैसोडाइलेशन हो सकती है, कोई सेप्सिस हो सकता है, हार्ट की कोई रीज़न हो सकती है, ठीक है। उस वजह से अगर हमारे पास पेरिफेरल जो हमारे रीजन है उनकी परफ्यूजन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही। अच्छा, तो हमारे पास जो थर्ड रीज़न है वो है इनएडिक्वेट पेरिफेरल परफ्यूजन, ठीक है। अब हमारे पास जो चौथी रीज़न आती है ना वो हमारे पास है डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट। तो ये हमारे पास कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम कहते हैं कि रीनल फेलियर जो है वो हमारे पास अकर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास डायग्नोसिस हम लोगों ने किस तरह करना है कि ये बंदा जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर का शिकार है, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहली जो हमारे पास मोस्ट ऑब्वियस डायग्नोसिस की रीज़न होती है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होती है कि हम लोग पहले हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, ठीक है। हमारे पास एक तो पेशेंट जो आएगा वो हमारे पास ज़रूर कोई ना कोई यूरिनरी डिफ़िकल्टी की वजह से आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे डायग्नोसिस के लिए उसकी हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। कंप्लीट हिस्ट्री शुरू से लेकर आखिर तक सारी चीज़ें जो हैं वो हम उससे पूछेंगे, और उसी बेसिस के ऊपर हम लोग जो हैं वो फिर उसकी प्री रीनल या पोस्ट रीनल कॉज जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हेल्प लेंगे, ठीक है। तो ये हिस्ट्री जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर हमारे पास आ जाती है क्लिनिकल फाइंडिंग्स के, हमारे पास जब वो क्लिनिकल में अपनी प्रेजेंटेशन के साथ जिस तरह वो आया था, और आते साथ ही अगर फॉर एग्जांपल किसी को बहुत ज़्यादा किडनी पेन है तो वो बेहोशी की हालत में भी आता है, तो फिर हम लोग उसको देखते हैं, फिर हम उसको ड्रिप्स वगैरह लगा के उसकी परफ्यूजन जो उसको नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है वो हमारे पास सेकेंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डायग्नोसिस में, ठीक है। देखिए रीनल फेलियर जो है ना वो हमारे पास बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, हमें इसको एज सून एज पॉसिबल जो है वो ठीक करना होता है, क्योंकि अगर हम इसको जितना डिले करेंगे ये हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरी जो रीज़न आ जाती है वो हमारे पास, क्योंकि अगर किडनी का काम क्या है, टॉक्सिन एंड यूरिया क्रेटिनिन वगैरह को बॉडी के अंदर से जो है वो एक्सक्रीट आउट करना, अगर किडनी ही फेल हो गई है तो वो यूरिया और टॉक्सिन कहाँ पे होंगे, आपके ब्लड में होंगे, तो आपका ब्लड जो है उसके अंदर इंक्रीज्ड टॉक्सिन्स और यूरिया जो है वो आएगा, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया जो है वो हमारे पास तीसरी डायग्नोसिस को बनाने के लिए हेल्पफुल फाइंडिंग होगी, ठीक है। उसके अलावा आपका जो सीरम का क्रेटिनिन है वो भी आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, सीरम क्रेटिनिन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो आ जाती है वो यूरिन का सोडियम
वो लेस देन 20 हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। सोडियम जो है वो हमारे पास लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास ऑस्मोलैलिटी जो है ना वो ग्रेटर देन यूरिन ऑस्मोलैलिटी, वो हमारे पास चली जाएगी ग्रेटर देन 500 मिली ऑस्मोल पर केजी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास फाइंडिंग्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम जो है वो डायग्नोसिस अपना जो है वो जनरेट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास आ जाती है मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट जो है ना वो सबसे पहले जो हमें पता चलेगी कॉज, तो जो अंडरलाइन कॉज है ना सबसे पहले उसको ट्रीट जो है करना हमारी मैनेजमेंट में प्रायोरिटी होगी, ठीक है। कि जो हमारे पास कॉज है उसको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें और उसे ट्रीट करें। तो मैनेजमेंट के अंदर हम लोग ये बात लिख सकते हैं, आइडेंटिफाई द कॉज एंड ट्रीट, ठीक है, ट्रीट इट। जो कॉज है प्री रीनल कॉज है उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो प्री रीनल कॉज ख़त्म हो जाएगी। रीनल कॉज है उसकी कॉज को ख़त्म करेंगे तो रीनल कॉज जो है वो हमारे पास ठीक हो जाएगी। पोस्ट रीनल कॉज है उसकी रीज़न को जो है वो हम लोग ट्रीट करेंगे तो हमारे पास पोस्ट रीनल जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो आना ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई द कॉज एंड ट्रीट इट या करेक्ट इट। दूसरी हमारे पास आ जाती है हाइपोवॉल्यूमिया या सेप्टिसीमिया जो हुआ है उसको हम लोगों ने ठीक करना है, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिया या सेप्टिसीमिया। हाइपोवॉल्यूमिया क्या मतलब है कि आपकी ब्लड की जो क्या कहते हैं आउटपुट है हार्ट से वो कम हुई हुई है, तो परफ्यूजन जो है वो हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है ना, तो आपने परफ्यूजन जो है वो किडनी की वो ठीक करनी है। वो प्लाज्मा भी दे सकते हैं, ड्रिप्स वगैरह लगा सकते हैं, ब्लड लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस वजह से हम उसकी परफ्यूजन जो है वो इम्प्रूव करेंगे तो हमारे पास हाइपोवॉल्यूमिया जो है वो मैनेज हो जाएगा। सेप्टिसीमिया जो है वो हमारे पास जो क्या कहते हैं कॉज है जो वो सेप्टिसीमिया यानी कि जो वहाँ पे इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रही है। वो इन्फेक्शन किस वजह से है, ज़ाहिर बात है कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, बैक्टीरिया वायरस जो उस इन्फेक्शन को कॉज कर रहा होगा। उस बैक्टीरियल या वायरल जो भी इन्फेक्शन है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास सेप्टिसीमिया को जो है वो मैनेज करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करना। सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होने देना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो वो आपके ज़ाहिर बात है किडनी के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से जो है हमारे पास डिटीरियोरेशन जो है वो कॉज हो सकती है, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट हमने देखना है ना वो हमने पोटेशियम का लेवल देखना है कि पोटेशियम जो है वो हमारे पास मैनेजेबल हो, ठीक है। और जो हमारे पास ड्रग्स है ना जो कि वो नेफ्रोपैथी जो है हमारे पास कॉज कर रही हैं, नेफ्रॉन्स जो हैं या रीनल के किसी भी पार्ट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही हैं, वो ड्रग्स लेना हम लोग जो है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट होगा ना किसी ड्रग का वहाँ पे, तभी वहाँ पे जो है वो हमारे पास कोई ना कोई नेफ्रोपैथी जो है कंडीशन जो डेवलप हो रही होगी। तो हम लोगों ने क्या करना है, अवॉइड नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। ये सारी की सारी हमारे पास मैनेजमेंट में आ जाती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोग्नोसिस की, ठीक है। प्रोग्नोसिस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। डायग्नोसिस क्या होता है, किसी भी डिजीज़ को फाइंड आउट करना कि ये है क्या चीज़, ठीक है। प्रोग्नोसिस होता है कि जब आप ट्रीटमेंट दे देते हैं तो उसका हमारे पास आउटकम क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, वो हमारे पास होता है प्रोग्नोसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को दवाई देते हैं कि ये आप लें और 3 दिन लें और 3 दिन के बाद आप हम वापस आएँ तो फिर मैं आपको दिखूंगा कि आपका जो मसला है वो कितनी हद तक हल हो गया, ठीक है। तो वो आप 3 दिन तक लेते हैं मेडिसिन और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है अच्छा हाँ जी बताएं कैसा रहा आपका, मतलब लाइक आपने मेडिसिन लिए तो आपके सिम्टम्स जो हैं वो कैसे हैं, कम हुए कि ज़्यादा हुए। तो अगर आप कहते हैं कि ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब है आपका प्रोग्नोसिस जो है वो ख़राब है, ठीक है।
जो आपने मेडिसिन दी थी वो आपके डायग्नोसिस के साथ नहीं जा रही, ठीक है। लेकिन अगर आपका ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल होता है तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। तो प्रोग्नोसिस क्या होता है, हमारे पास आउटकम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब ये मैनेजमेंट जो है वो सारी अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास प्रोग्नोसिस जो है वो किस तरह के आएंगे, ठीक है। तो वो हम लोग अभी देख लेते हैं। प्रोग्नोसिस हमारे पास 2 तरह के यहाँ पे जो है वो आपके बुक में मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे प्रोग्नोसिस है ना, वो लिखा हुआ है कि रीनल फंक्शन जो है ना, अगर वो अपनी प्री रीनल फेलियर की बेसिस पे है ना, कि प्री रीनल अगर आपको कोई ना कोई मसला है हार्ट से रिलेटेड या कोई और मसला है आपका, ठीक है, तो अगर वो ठीक कर लें तो आपका प्री रीनल फेलियर जो है वो अगर नॉर्मल की तरफ रिटर्न करके आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छा है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने प्रोग्नोसिस प्री रीनल कॉज के लिए, प्री रीनल कॉज के लिए आपने क्या करना है कि उसकी परफ्यूजन जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसकी परफ्यूजन को इम्प्रूव करना है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। तो यानी आपका आउटकम जो है वो अच्छा होगा, तो आपका प्रोग्नोसिस क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, अच्छा होगा। ऐसा ही है ना, प्री रीनल कॉज के जैसा है, आपने उसका ट्रीटमेंट क्या प्लान किया, परफ्यूजन इम्प्रूव कर दी। परफ्यूजन इम्प्रूव से आपका आउटकम क्या आएगा कि वो नॉर्मल की तरफ चल जाएगा, तो आपका जो प्री रीनल फेलियर है वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास सब कुछ करने के बावजूद ओलिगोयूरिया जो है, ओलिगोयूरिया क्या होता है, लेस, जितना नॉर्मल है उससे कम यूरिन आना, पास होना, ठीक है। तो अगर आपके पास ओलिगोयूरिया जो है वो परसिस्ट करता है, सारी कंडीशन रिस्टोरेशन आपने कर ली, वाटर की, प्लाज्मा की, ब्लड की, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद जो है ओलिगोयूरिया जो है वो वहाँ पे परसिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एक्यूट टेबुलर नेक्रोसिस हो गया है। कि जो आपका सेल है वो ही डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है, सेल ही डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अगर आप वहाँ से उसे ब्लड भी दे रहे हैं, प्लाज्मा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए और उसे यूटिलाइज करने के लिए आपके पास जो सेल है वो ही प्रेजेंट नहीं है, वो ही डिस्ट्रॉय हो गया है, तो फिर आपका प्रोग्नोसिस जो है वो बैड होगा, ठीक है। कि आपने सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं आ रहे, तो आपका प्रोग्नोसिस जो है वो बैड है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर का ओवरव्यू था कि किस तरह एक्यूट रीनल फेलियर होता है, और ये टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग क्रॉनिक रीनल फेलियर को जो है वो अपने लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।